अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है रंगे जहाँ, जो कि दरी है डॉक्टर मलाइका फरमान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 11। अब तक की इसकी तमाम एक साथ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वो बेड पर लेटा मोबाइल में कुछ देख रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और नगीन बेगम अंदर दाखिल हुई। वो नगीन बेगम को अंदर आता देखकर सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ मामा, सब खैरियत? उसने घड़ी पर टाइम देखा जो इस वक्त 12 बजा रही थी। और यूं अचानक रात को नगीन बेगम उसके कमरे में कभी नहीं आती थी। वो रमीज के पास बेड पर बैठ गई थी और मुस्कुराने लगी। रमीज, कल हम जा रहे हैं तुम्हारे पसंद के घर। उन्होंने उसको देखकर खुशी से कहा था। सच्ची? उसकी आंखों में चमक आई। बीजान का नंबर उसी दिन ही उसने नगीन बेगम को दे दिया था। वो खुद उनसे क्या बात करता, इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि नगीन ही बीजान से बात कर लें। तुम्हारे बाबा ने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की? उन्होंने रमीज के तासुरात देखकर सवाल किया। की थी, बल्कि वो तो मुझसे पूछ भी रहे थे। अपनी पूरी तसल्ली करके ही उठे थे मेरे पास से। नगीन बेगम हंस दी। तो बस फिर तैयारी रखना, कल दोपहर के खाने पर जाना है उनकी तरफ। सारे काम दोपहर से पहले कर लेना। ये कहकर वो बेड से उठ गई थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद हुआ तो वो रमीज ने फौरन मेज से गाड़ी की चाबी उठाई थी और कमरे से बाहर निकल गया। वो एक लम्हे भी घर नहीं रुक सकता था जब तक वो अपने दिल की बात अपने दोस्त तक ना पहुंचा दे। उसने ऐसा ही किया। अगले कुछ लम्हों में वो साद के घर पहुंचा था। इस वक्त वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। साद ने एक नज़र सामने लगी घड़ी को देखा और दूसरी नज़र रमीज पर डाली थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रमीज बोल उठा। यार साद, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। पता नहीं कल का सूरज कब निकलेगा। साद ने आंखें घुमाई। ओ भाई, सूरज अपने वक्त पर ही निकलेगा। तुम क्यों इतने बेचैन हो? खुद तो तुम कमारे मुंह उठाकर मेरे घर आ जाते हो। ये भी नहीं सोचते कि अब मैं शादीशुदा हूँ। कोई शर्म लिहाज तुम में है ही नहीं। अब मैं तुम पर गुस्सा करूँ या तुम्हारी बात सुनकर खुश हूँ? सास को इस वक्त जहाँ इस पर गुस्सा आ रहा था, वहीं उसका यूं अचानक आना उससे खटक भी रहा था। बस यार, अब ज़्यादा देर नहीं। मैं भी जल्द ही शादी करने वाला हूँ, फिर मैं तुम्हें देखना भी पसंद ना करूँ, उसने फखरी अंदाज में कहा। साद ने हैरत से सर उठाया। क्या? ये सब कब हुआ? मुझे बताया तक नहीं, उसने मुस्कुराते जवाब दिया। अभी तो बात शुरू हुई है। कल जाएंगे, मामा बाबा देखेंगे। फिर उसके घर वाले हमारे घर आएंगे। वो मुझे देखेंगे। फिर बात बढ़ेगी और फिर शादी होगी। साद ने चाय का कप रखते मसनूई संजीदगी से कहा। तो ये कहो ना कि रिश्ता देखने जा रहे हैं। मैं समझा कि कल शादी है तुम्हारी। और जिस रफ्तार से तुम मेरे घर पर आए हो ना, तो मुझे यही लगा था। इस बात पर दोनों ने बेसाख्ता कहका लगाया। शादी भी हो जाएगी? मैं तो इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मेरी हर बात सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। और वैसे भी मेरी नज़र में वो आ गई तो मेरी दस्तरस तक आना अब कोई मुश्किल नहीं रहा। तुम जानते तो हो, फिर जब मुझे कुछ पसंद आ जाए या अच्छा लग जाए, मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ, उसने साद के कंधे पर हाथ रखते कहा। साद ने मसनूई अफसोस से सर हिला दिया। मैं उस दिन शुक्राने के नफल पढ़ूंगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। कम अज कम मेरी जान तो छूटेगी, क्योंकि मेरी बीवी तो तुम्हारा नाम सुनते फौरन गुस्से में आ जाती है। उसने हैरत से साद को देखा। तुमने इतना खराब इमेज बनाया है मेरा भाभी के सामने। ये मैंने नहीं, तुमने खुद बनाया है। टाइम देखो, रात का 1 होने वाला है। और इस वक्त तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? है कोई इसका जवाब? हाँ, बात तो सच की है। लेकिन क्या करूं, अब मैं खुश हूं तो तुम्हें बताऊं मीना कि मैं खुश हूं। वो पहले शर्मिंदा हुआ, फिर सारी शर्मिंदगी को साइड पर रखकर खुश होकर बोला। तो ये बात तुम कॉल करके भी बोल सकते थे, उसने रमीज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा। कॉल करने में वो मज़ा कहाँ जो चेहरे पर खुशी दिखाने में है दोस्त, उसने शोक लहजे में जवाब दिया। क्योंकि वो आज खुश ही इतना था कि उसने ना टाइम देखा और ना ये देखा कि उसका दोस्त शादीशुदा है। बस मुंह उठाकर आ गया। मुझ पर मेहरबानी करो और अपने घर जाओ, खुदा का वास्ता है तुम। साद ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अगर वो मजीद थोड़ी देर रुकता तो उसने घर जाने का प्लान भी कैंसिल कर देना था, हमेशा की तरह। साद की शादी से पहले रमीज जब भी पाकिस्तान आता था, बहुत कम होता था कि वो अपने घर रुके। नहीं तो सारा दिन और रात वो साद के घर पर ही मंडलाता रहता था। अब जब साद की शादी 1 साल पहले हुई तो उसने अपनी इस हरकत पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। तुम अभी से ही मुझसे तंग आ गए हो, रमीज हंसा था। उसे पता था कि उसकी यह हंसी साद को तो पसंद नहीं होगी। वो उससे और चढ़ाने के लिए बोला था। हाँ, मैं हो गया हूँ तुमसे तंग, उसने भी जले कुटे अंदाज में जवाब दिया। तुम बचपन के दोस्त हो मेरे। रमीज ने मासूम बनने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गया था। फिर शोख अंदाज में बोला। बचपन खत्म, दोस्ती खत्म। अब तुम जाओ मेरी नींद के दुश्मन। सोच लो, मैं बाद में तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, उसने शोखी से कहा, जिसे जैसे वो साथ के सारे काम संभालता।
सोच लिया, हर बार तुम यही कहते हो, अगली बार कोई अच्छी धमकी सोच कर आना। वो उठ खड़ा हुआ और नहायत संजीदगी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। साथ ने उसे हैरत से देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि क्या वो वाकई जा रहा है, वो भी इतनी जल्दी। उसने शॉल को कंधे की दूसरी तरफ किया और पलटा था। उसके चेहरे और आंखों से शोखी साफ झलक रही थी। मत देखो ऐसे, कसम से इंतहा के बुरे लग रहे हो, ऐसे जैसे मुझ पर लाइन मारने लगे हो। साद ने भी सोफे से उठकर उसके पास आते कहा। उसके चेहरे के तासुरात देखकर साद अपनी हंसी को कंट्रोल करते बोला, तुम पर मैं कभी लाइन मारना पसंद भी ना करूं। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। साद का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बस एक दफ़ा बता दो। अब की बार वो संजीदा सपाट लहजे में बोला। क्या? साद ने झुंझला कर पूछा। सुबह का सूरज कब निकलेगा? उसने बेताबी से पूछा। तुम जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने तक कल निकल तुम जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने तक तो निकल आएगा। साद तंग आ गया और फिर दोनों एक बार फिर हंस पड़े थे। अब जाओ भाई, साद ने उसे रुकता देखकर कहा। जा रहा हूँ, मेरा आज मूड नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। रमेश जाते जाते उसे सुलगा गया था। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सरमद ने पासपोर्ट और सारी ज़रूरत की चीज़ें सूटकेस में रखी और कमरे से निकलकर लाउंज में आ गया था, जहाँ रुखसार बेगम उसके इंतज़ार में अभी तक जाग रही थी। वो उनके करीब आया। मम्मी, मैं 3 दिन बाद वापस आऊँगा। आप घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगी, और अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो खान बाबा ले आएंगे। उन्होंने मुस्कुराते उसका चेहरा देखा। तुम खैरियत से जाओ, मेरी फिक्र ना करो। अभी सुबह होते ही मिस राबिल भी आ जाएंगी, तो आप उनके साथ वक्त गुजार लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर उसने आगे बढ़कर उनके माथे पर बोसा दी। खान बाबा हमेशा की तरह जाग रहे थे। जब भी सरमद किसी इंटरनेशनल टूर के लिए जाता था तो खान बाबा उसे रुखसत करने तक उसके लिए जागते रहते थे। उन्होंने सरमद को अपने बेटे जैसा रखा था। वो भी उनसे हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर ही बात करता था, मगर कभी कभार गुस्से में वो अपना आपा खो देता था, जिस वजह से अक्सर औकात वो खान बाबा पर गुस्सा निकाल देता। और उन्हें कभी भी सरमद से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि सरमद ही था जिसने खान बाबा की पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट दी थी। अगर आज खान बाबा के बच्चे अच्छी जगह पढ़ लिख कर सेटल हो गए थे तो ये सब उसकी वजह से ही था। उसने खान बाबा को उनके आबाई गांव में घर भी लेकर दिया था, जहां वो ईद के ईद जाते थे। बाकी अगर कोई छुट्टी हो तो वो अपनी फैमिली से मिल लेते थे। खान बाबा, मम्मी को किसी चीज़ की कमी ना हो। वो बाहर गाड़ी के पास आते हुए बोला। जी साहब, आप बेफिक्र रहें। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी घर से निकल गई थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी गाड़ी के शीशों पर अक्स डाल रही थी। उसके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था। मम्मी अकेली रह गई हैं। इतने अरसे बाद वो पाकिस्तान आई हैं, उन्हें कोई खतरा ना हो। अचानक उसका फ़ोन बजा था। उसने नंबर देखा। वही शख्स जिसे उसने गाड़ी का नंबर भेजा था, उसकी कॉल थी। उसने फ़ौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। सर, वो गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो नाम अब जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, दोनों नाम मुख्तलिफ हैं। मज़ीद तफसीलात मैंने आपको मेल कर दी हैं। ओके। उसने दूसरी तरफ से उस शख्स की बात सुनी और फिर बात ख़त्म करते ही कॉल बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद दूसरे किसी नंबर से कॉल आई थी। उसने वो कॉल भी बगैर किसी देरी के उठा ली थी। सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हेड आपसे मिलना चाहते हैं। जो काम आप बरसों से यतीम बच्चों के लिए कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। वो चाहते हैं कि ये सब पब्लिक हो, ताकि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। दूसरी तरफ से कोई खातून रवानी से सब बोलती जा रही थी। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर गहरी आवाज़ में बोला था। नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये काम किसी शोहरत के लिए मशहूर हो। मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, जिनके सर पर किसी का साया नहीं, ना माँ का ना बाप का। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मध्यम आवाज़ आई थी। सर, आप तो उनके मसीहा हैं। आपकी वजह से आज बहुत से बच्चे एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। कॉल ख़त्म हुई। उसने फ़ोन नीचे रखा। वो आंखें बंद करके सीट से टेक लगा कर बैठ गया था। खुद से आहिस्ता से बोला, मैं मसीहा? काश उस वक्त कोई मेरा मसीहा बन जाता, जब मैं खुद बच्चा था, जब मम्मी तन्हा थी, जब हमारे घर में खुशियाँ सिर्फ ख्यालों में थी। कोई नहीं आया था। वो इन्हीं सोचों में था कि गाड़ी एयरपोर्ट के गेट पर रुकी थी। वो गाड़ी से उतरा। ड्राइवर ने उसका बैग अंदर पहुंचा दिया था। मैं उन बच्चों के लिए उम्मीद बना हूँ, जो इस वक्त मुझ जैसे थे, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, ना कोई सहारा देने आया और ना ही किसी ने प्यार से गले लगाए। वो चलते चलते एयरपोर्ट हॉल में पहुंचा, जहां जिंदगी की दौड़ जारी थी और वो इस दौड़ में कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जीतना चाहता था। किचन में खानों की खुशबुएं फैली हुई थी। बीजान कभी सालन में चम्मच हिलाती और कभी कुछ चाय का चक्कर जो कमी थी उसको पूरा करती, और कभी नई डिश के लिए सारे अज्जा फ्रिज से निकाल कर काउंटर पर रख देती। बीजान, और कितना काम करवाएंगी आप? उसने शीर खोरमा बनाते थके अंदाज में कहा। तुम कब से सुरैया बन गई हो राबेल? उन्होंने सालन को तड़का लगाते हुए कहा। जब आप इतना काम करवाएंगी तो मैं यही बोलूंगी ना।
وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیجان کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ اس نے اتنی ہیلپ کبھی بھی نہیں کروائی تھی اور آج اسے یہ سب کرتے جیسے موت نظر آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوکنگ میں دلچسپی نہیں تھی، اسے دلچسپی تھی، لیکن تب جب اس کا اپنا موڈ ہو۔ جب اس کا اپنا موڈ ہوتا تو وہ دن دوپہر رات 3 وقت کے کھانے بنانے کے لیے کچن میں رہتی تھی، روز کوئی نہ کوئی نئی ڈش۔ لیکن جب اس کا دل نہ ہوتا تو وہ ایسے کام کرتی جیسے وہ ساری کوکنگ بھول گئی ہے۔ بس جان چھڑوا کر نکل جائے ادھر سے۔ دیکھ لیا رابل بی بی آپ نے بیجان کتنا کام کرواتی ہیں۔ سریا موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً بول اٹھی تھی۔ میں میٹھا بنا کر آرام سے چلی جاؤں گی بیجان، باقی آپ سریا اماں کے ساتھ مل کر بنا لیں۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ بیجان کو سنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بس اچھے سے تیار ہو جانا، انہوں نے برتن میں سالن ڈالتے کہا۔ 10 پکوان بنا لی، ابھی بھی بیجان کو کمی لگ رہی ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنا ہوٹل کھول لیں؟ اس نے شرارت سے بیجان کو دیکھ کر کہا اور سالن انڈیلنے کے ساتھ ساتھ نئی ڈش بنانے کے لیے فریج سے چیزیں نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ جب عمر تھی تب کھولا نہیں، اور اب میں کھولوں تو کیا ہے اس میں؟ اچھے سے ٹائم پاس ہوگا، آپ اور سریا ماں دونوں یہ کام شروع کر دیں۔ اس نے سریا کی طرف دیکھا جو بیجان کے کہے کے مطابق فریج سے تازہ سبزیاں نکال رہی تھی۔ رابل کی بات سن کر ان کے ہاتھ رکے اور فوراً بول پڑی۔ نہ بی بی جی، میری تو کمر میں درد رہتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی اب۔ سریا اماں لگتا ہے آج آپ کا موڈ چھٹی کا تھا، اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتی کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ وہ اکثر سریا اماں کو جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی تھی، اور ویسے بھی سریا اماں آپ کام کریں گی تو ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، مجھے کسی ایکسر کی ضرورت نہیں۔ وہ فریج سے سبزیاں نکال کر کاؤنٹر پر رکھ چکی تھی۔ سریا اماں، ایکسرسائز کہتے ہیں، ایکسسر نہیں۔ رابل نے ان کی غلطی درست کی۔ ہاں جو بھی ہے، انہوں نے مصنوعی ناراضی سے جواب دیا۔ رابل نے شیر خورمے کا چولہا بند کیا اور چمچ کو سائڈ ڈش میں رکھتے ہوئے بیجان کو دیکھا تھا۔ لے بیجان، شیر خورمہ تیار ہے۔ انہوں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بھاپ کے جھونکوں میں الائچی اور دودھ کی خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی تھی۔ بیجان، میں نے بادام پستے بھی کاٹ کر رکھ دی ہیں، وہ بس آپ ڈال لیں۔ اس نے بیجان کو دیکھا جو اس کو شکایتی نظروں سے دیکھ کر یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈرائی فروٹس کیوں نہیں ڈالے؟ دیکھنے میں تو کافی ذائقے دار لگ رہا ہے، وہ شیر خورمے کو دیکھ کر بولی تھی۔ بیجان، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اچھے سے تیار ہونا۔ وہ شیر خورمے پر واپس ڈھکن رکھ کر کاؤنٹر کی طرف آئی تھی اور سلاد کاٹنے کے لیے ساری سبزیاں سامنے رکھی تھی۔ جی بیجان، وہ ہاں میں سر ہلاتے کچن سے نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے الماری کھولی اور آج جو ڈریس پہننا تھا وہ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر باہر آ گئی۔ اس نے پیچ کلر کی لانگ ایمبرائڈرڈ قمیض پہن رکھی تھی جس پر دھاگوں اور موتیوں کا باریکی سے کام ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کا ہی ہم رنگ ٹراؤزر تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میک اپ کے طور پر اس نے بی بی کریم لگائی، پھر بلش آن اور لپسٹک لگا کر جیولری پہننے لگی۔ اس کے چہرے پر سادگی کے ساتھ ایک قدرتی دلکشی نمایاں تھی۔ بالوں کو اس نے باندھ کر کلپ لگا لیا تھا، پھر پرفیوم لگا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور مہمانوں کو اندر بھیجا۔ بیجان باہر ہال میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیجان رمیز کے والدین کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور ان سے خوش دلی سے ملنے لگی۔ رمیز کو نہ دیکھ کر انہوں نے رمیز کے والدین سے سوال کیا تھا۔ رمیز نہیں آیا کیا؟ وہ گاڑی سے چیزیں نکال رہا ہے، نگین نے مسکراتے جواب دیا۔ رابل نے آگے ہو کر دونوں کا سلام کیا۔ آئیے اندر۔ بیجان ان کو ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی۔ رابل بھی بیجان کے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی۔ رابل بیٹا، ذرا دیکھو تو رمیز کہاں رہ گیا ہے؟ انہوں نے 2 منٹ گزرنے کے بعد رابل سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، دوپٹہ درست کیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لمحوں میں رمیز اندر داخل، دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے تحائف تھامے، پھولوں کے بکے، گفٹ باکس اور چاکلیٹ باکس۔ اس کے ہاتھوں میں تحفوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ اس کا چہرہ ان تحفوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ اسے اندر کا راستہ دکھاتے بولی، دھیان سے دیکھ کر چلیں، یہ نہ ہو کہ آپ سب کچھ زمین بوس کر دیں۔ رمیز نے ایک لمحے کو رک کر ہنستے جواب دی، اگر آپ سیدھا راستہ دکھائیں گی تو میں زمین بوس ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اور میں کون ہوتی ہوں آپ کا سیدھا راستہ دکھانے والی؟ اس نے پوچھا تھا۔ میری مستقبل کی بیوی، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے جب رابل نے اسے ہدایت دی، ادھر رکھ دیں، اس صوفے پر۔ رمیز نے قدم آگے بڑھائے، صوفے کے قریب آ کر سارے تحفے رکھ دیے تھے، پھر اس کی نظریں دھیرے سے رابل کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ لیں، رکھ دی، اور کوئی حکم؟ اس کی آواز میں ہلکی سی شوخی تھی۔ اب آپ اندر تشریف لے جائیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، جیسے وہ مزید اس کی موجودگی یہاں لاؤنج میں نہیں چاہتی تھی۔ تو کیا آپ اندر نہیں آئیں گی؟
उसने मुस्कुरा कर राबिल से पूछा। नहीं, वो किचन में जाने से पहले बोली थी। ये तो ज्यादती है। जैस मैं जिसे देखने आया हूँ, अगर इसको ठीक से ही ना देख सकूँ तो ये तो सरासर जुल्म है मेरे साथ। उसने मसनूई संजीदगी से कहा और वहां खड़ा रहा। फिर वो हल्का सा हंसा। उसकी आंखों में शरारत की हल्की चमक नमूदार हुई थी। ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस कंधों पर भूरी शॉल डाले वो वाकई ही बावकार और पुरकशी शख्सियत का हामिल लग रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एतमाद और लहजे में नरमी थी। राबेल ने उसकी बात का जवाब देते मुस्कुरा कर कहा, अंदर और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों को ठंडक मिल जाएगी। उन सब से तो मैंने शादी नहीं करनी। शादी जिससे करनी है उसको देखूंगा, दिल को सकून और आंखों को ठंडक मिलेगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। राबेल ने आंखें थोड़ी बड़ी की थी। लगता है फिल्में बहुत देखते हैं आप, इसीलिए आपके डायलॉग खत्म ना हो रहे। उसने ठेका लगाया था। मैं तो ये सब आपको देखकर बोल रहा हूँ। अगर ये सब आपको डायलॉग लग रहा है तो ये आपका हुस्न ज़न है, मेरा कसूर नहीं। उसने हाथों से बालों को दुरुस्त किया और उंगलियों की पोरों से अपनी शॉल संभालते मुस्कुराते राबेल को देखा। अब आप अंदर आ जाएं, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। उसने जल्दी से कहा और रुख किचन की जानिब मोड़ लिया था। रमीज के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। आपसे हर मुलाकात का इंतजार मुझे बेसब्री से रहेगा और हमारी अगली मुलाकात और भी खूबसूरत होगी। ये कहकर वो कमरे में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद ट्रे में जूस रखकर अंदर दाखिल हुई। सब बातों में मसरूफ थे। उसने खामोशी से सबको जूस के गिलास पेश किए। जैसे ही वो रमीज के करीब पहुंची उसने हाथ बढ़ाकर गिलास उसकी तरफ किया। रमीज शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप बैठ जाएं, हम खुद ले सकते हैं। इतनी खिदमत करके आप हमें शर्मिंदा कर रही। राबेल ने नजरें चुराई थी। जी नहीं, मेहमान हैं आप, खिदमत तो लाजमी है। उसने गिलास थामा। शुक्रिया। वो जूस सर्व करके बीजान के पास आकर बैठ गई। तभी नगीन बोली थी, इधर मेरे पास आकर बैठो राबेल। उसने हिचकिचाते बीजान की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया। जाओ बेटा, आंटी के पास जाकर बैठो। वो आहिस्तगी से उठी और नगीन के पहलू में बैठ गई। और सुनाओ राबेल बेटा, क्या मसरूफियत रहती है आजकल? उन्होंने प्यार से पूछा था। जी, मैं जॉब करती हूँ, बस वहीं मसरूफ होती हूँ। उसने मुस्कुराते जवाब दिया। रमीज की नज़रें मुसलसल उस पर जमी थी। दिलावर साहब ने बात का रुख बदलते कहा, राबेल के वालदैन किधर हैं? बीजान ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, वो लाहौर में रहते हैं। राबेल पिछले 3 साल से मेरे पास रहती है। मैं अकेली होती हूँ इसलिए ये मेरे साथ ही रहती है। दिलावर साहब ने संजीदगी से सर हिलाया। तो इनका आने का कोई इरादा नहीं? मतलब अगर रिश्ते की बात करनी हो तो ईद पर आएंगे सब, फिर आप देख लेना। बाकी बातें राबेल के वालदैन जो फैसला करेंगे इस हिसाब से ही होंगी। बीजान मुस्कुरा कर बोली थी। वजह फरमाया, हमें तो राबेल बहुत पसंद है। क्यों नगीन? दिलावर ने नगीन को देखकर पूछा। जी, बहुत बात अब सुलझी हुई और प्यारी बची है। बाकी अब राबेल के वालदैन की रजामंदी भी जानना चाहेंगे कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं। नगीन ने मुस्कुरा कर कहा, जी वो ईद पर ही आएंगे, क्योंकि राबेल के वालिद प्रोफेसर हैं तो उन्हें छुट्टियां मिलना ज़रा मुश्किल है। इसीलिए जब छुट्टी मिलती है तो वो इस्लामाबाद ज़रूर आते हैं। बाकी की बातें उनकी मौजूदगी में हों तो मैं यही चाहती हूँ। रमीज मुतमईन था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं, हमें भी कोई जल्दी नहीं। जैसे ही राबेल के वालदैन आएंगे आप हमें इत्तला कर दीजिएगा, फिर हम आ जाएंगे। अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना दिलावर साहब? जी, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। जी ठीक है। बीजान खुश दिली से बात कर रही थी। राबेल बेटा, सुरैया के साथ मिलकर खाना लगाओ। बीजान ने राबेल को खाना लगाने का कहा। नहीं नहीं अम्मा जी, खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी तकल्लुफ़ ना करें। दिलावर साहब बोले, हमारे घर का असूल है, मेहमान को हम खाए बगैर घर से जाने नहीं देते। वो मजबूत लहजे में बोली तो सब हंस दिए। मैं ज़रा वॉशरूम तक हुआ। थोड़ी ही देर बाद रमीज ने एक गिलास मेज़ पर रखते कहा, बेटा सामने से दाएं जानिब, नहीं तो मैं राबेल को कहती हूँ वो दिखा देती है। बीजान रमीज को उड़ता देखकर बोली थी, नहीं बीजान, मैं देख लेता हूँ, आप लोग तब तक बातें करें। ये कहकर वो बाहर निकल आया। राबेल को किचन में देखकर उसने भी किचन का रुख किया था और दीवार से टेक लगाकर इसको पूरे इत्मीनान से देखना शुरू किया। वो ट्रे में सालन का बाउल रख रही थी जब पीछे से आवाज़ गूंजी थी, मैं मदद करवा सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो चौंक कर मुड़ी। रमीज दरवाजे के पास खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने ट्रे हाथ में थामी और भव्य चढ़ाई थी। हम घर आए मेहमानों से काम नहीं करवाते, और मेहमान अगर कुछ दिनों बाद घर वाले बन जाएं तो? उसने आगे बढ़कर ट्रे अपनी तरफ खींच कर कहा, जब तक बनते नहीं तब तक यही असूल चलेगा, जब बन जाएंगे तो आपसे भी काम करवा लेंगे। उसने तेज लहजे में कहकर वापस ट्रे अपनी जानिब खींची। तो अभी करवाने में क्या है? उसने फिर कोशिश की ट्रे अपनी तरफ करने की। रास्ता दी, उसने ट्रे मजबूती से पकड़कर कहा। और अगर ना दूं तो? उसने दीवार से टेक लगाकर कहा।
तो ये सालन का भरा हुआ बाउल आपके कपड़ों पर गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसने हाथ में पकड़ी ट्रे की जानिब इशारा करते कहा। रमीज ने सीने पर हाथ बांधकर हंसते जवाब दिया, अगर आप ऐसा करके खुश होंगी तो गिरा कर देख लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लेती रह गई। फ्लर्ट, इतना कहकर वो आगे बढ़ गई थी। रमीज ने कहकर लगाया और पीछे से बोला था, पहली नज़र के प्यार को आप फ्लर्ट कह रही हैं। वो रुकी फिर पीछे मुड़कर बोली, ये ऐसा कौन सा प्यार है जो रातों रात हो गया? कुदरत ने कुछ लोग इतने हसीन और पुरकशिश बनाए होते हैं कि उनसे रातों रात प्यार हो सकता है। उसने मुस्कुराते कहा, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल फ्लर्ट। वो तेज कदमों से आगे बढ़ते बोली। वो मुस्कुरा दी। खाना टेबल पर लग चुका था। सब खाने में मसरूफ थे। रमीज का बार बार राबेल को देखना उसे गुस्सा दिला रहा था। पहली मुलाकात में ही उसका यूं बेतकल्लुफ हो जाना राबेल को अच्छा नहीं लगा। कुछ ही देर बाद सब खाने से फारिग होकर चाय पीने लगे। नगीन ने चाय का घूंट लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया अम्मा जी आपने। हमने तो कहा भी था कि इतने तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपने खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बीजान की मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासर हुई थी। मेहमान तो अल्लाह की बरकत होते हैं, फिर उनकी मेहमान नवाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना तो बरकत का बायस है। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वाकई आप जैसे लोग आजकल के दौर में बहुत कम हैं। नगीन बेगम चाय का कप मेज़ पर रखते बोली थी। कुछ ही देर बाद दिलावर ने घड़ी देखी। वक्त काफ़ी हो चुका था। अब हमें इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई है। बाकी बातें राबेल के वालिदैन के आने के बाद कर लेंगे। फिर वो मुस्कुराकर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोले थे, लेकिन हमें जवाब हाँ में ही चाहिए। ये कहकर वो हंसते हुए बीजान की तरफ देखने लगे। आप अपनी बीजान की बातें नहीं सुनती क्या? रमीज उसके पास होकर बोला था। आपसे मतलब? चाय का कप उठाते उसने संजीदगी से कहा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और आप मेहमानों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वह मुस्कुराकर हल्के तंज से बोला था, मेहमान अल्लाह की रहमत, मेहमान रहमत वाली हरकतें करें भी तो। उसने नज़रें घुमाकर जवाब दिया, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है? वो उसको तंग करते बोला था, घर जाने की जहमत करें, फिलहाल आपके वालिदैन जा रहे हैं। वो दिलावर और नगीन को खड़ा देखकर बोली थी, तो इनको जल्दी होगी घर जाने की, मुझे तो नहीं है। उसने आराम से जवाब दिया जैसे वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। राबेल ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बीजान की दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना राबेल। हमें तो तुम बहुत अच्छी लगी हो। अब पता नहीं तुम्हारे वालिदैन को हमारा रमीज़ कैसा लगता है। नगीन ने राबेल के सर पर प्यार से हाथ रखते कहा, मुझ में कोई कमी है जो किसी को अच्छा ना लगे? वो जल्दी से आगे होकर बोला था। रमीज़ की ये बात सुनकर सब हंस पड़े थे और दरवाजे की तरफ आहिस्ता से बढ़ने लगे। दरवाजे तक पहुंचा और पलट कर रुका था। राबेल और बीजान दरवाजे तक उनके साथ ही गई थी। एक बात पूछूं? क्या? उसने सरसरी से कहा। आपका क्या जवाब है? हाँ कर देंगी या फिर ना कहकर रिजेक्ट कर देंगी मुझे? उसने धीमे लहजे में सवाल किया। ना कहकर रिजेक्ट कर दूंगी। राबेल ने एक पल को भी उसको देखा और फिर जवाब दिया था, ऐसा ना कीजिएगा। क्यों, किसी की ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही ख़त्म करना चाहती हैं आप? उसने संजीदगी से कहा जैसे उसे राबेल की ये बात पसंद नहीं आई। रमीज़, आ जाओ बेटे। नगीन ने रमीज़ को आवाज़ दी थी। अच्छा बीजाना, अब हम चलते हैं। इस घर में लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा अच्छी और नरम दिल हैं। बाकी शायद किसी के पास दिल ही नहीं। उसने बीजान से प्यार लेने के लिए सर आगे करते राबेल पर पूरी नज़र जमा कर कहा था। ऐसी कोई बात नहीं रमीज़, अब तुम खैर से जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा था। उसने दरवाजे से निकलते एक आखिरी नज़र राबेल पर डाली थी। ऐसी नज़र जो जाते हुए भी कुछ कह जाए, और फिर दरवाज़ा बंद हुआ था। राबेल ने एक लंबी सांस ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कुछ बोझ उतर गया। बीजान, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है हाँ करने की। सोच समझकर अच्छे से देखभाल कर जवाब देना। वो उनके साथ अंदर जाते हुए बोली थी, अभी तो सिर्फ बात चली है। हाँ, मगर मुझे रमीज़ और उसकी फैमिली अच्छी लगी है। अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। जी, आपको तो रमीज़ मॉल में ही अच्छा लग गया था। वो अंदर आते ही चीज़ें समेटते बोली, तो क्या कोई कमी है उसमें? अच्छा है, शक्लो सूरत भी अच्छी है, काम भी अच्छा करता है। ठीक है बीजान, आप लोगों को जो ठीक लगे। मुझे देर हो रही है, मैंने जाना भी है। उसने जल्दी से बर्तन समेटे। आज अगर नहीं जाओगी तो कुछ नहीं होगा, कल चली जाना। उन्होंने उसे रोका था। नहीं बीजान, आंटी घर पर अकेली होंगी, मैं सुबह भी नहीं गई, तो अभी तो जाना है ना। आपके पास वैसे भी सुरैया अम्मा है ना? जी बीबी जी। सुरैया अपना नाम सुनकर फौरन बोली। हाँ, बस बातों पर ही ध्यान होता है तुम्हारा। आज किसी और को भी काम के लिए आना, काम ज़्यादा है। जी बीबी जी, मैं अपनी मासी की बेटी को ले आऊँगी। वो वैसे भी मेरे पास रहने आई हुई है, तो मेरी मदद ही करवा देगी।
तो कोई मुस्तकिल ही ढूंढ दो मुझे। बेजान काम वालियाँ बहुत हैं लेकिन भरोसामंद कोई नहीं। मैं काम के लिए तो किसी को भी ला सकती हूँ लेकिन मैं खुद ही नहीं लाती। आपका नमक खाया हुआ है, ऐसे में मैं किसी ऐसे काम वाली को अगर ले आऊँ जो काबिल भरोसा ना हुई तो नुकसान तो आपका होगा ना। बस इसी वजह से मैं लाती नहीं किसी को। हाँ सुरैया, बात तो तुमने ठीक कही है। तुमने आज तक कोई हेरा फेरी नहीं की, ना ही मेरा भरोसा तोड़ा है, इसीलिए तो तुम पर भरोसा करती हूँ और तुम्हारी कई गलतियाँ तुम्हारी ईमानदारी की वजह से माफ़ कर देती हूँ। जी बीबी जी। सुरैया अपनी तारीफ सुनकर खुश होते बोली थी। राबिल जल्दी से अपना बैग कमरे से ले आई थी और दुपट्टा दुरुस्त किया। बीजान, अब मैं चलती हूँ। अगर देर हो गई तो मैं कॉल करके बता दूंगी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, उन्होंने प्यार से कहा। दोपहर का वक्त गुजर चुका था। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हो गई। खान बाबा लॉन में लगे पौधों को एक नज़र देख रहे थे। राबिल को देखकर उसकी जानिब मुड़े। शुक्र है राबिल बीबी आप आ गई, वरना बेगम जी 4 बजे के बाद मेरे से पूछने लगी कि राबिल बीबी नहीं आई क्या। अच्छा ऐसी बात है, उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैं आंटी से अभी मिलकर आई। वो इतना कहकर अंदर दाखिल हो गई। रुखसार बेगम टीवी लगाकर बैठी थी, मगर ध्यान टीवी पर कहाँ था। बस अपनी तन्हाई को कम करने के लिए लगाकर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? उसने अंदर दाखिल होते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुमने आज इतनी देर क्यों कर दी राबेल? उन्होंने बेसब्री से पूछा था। वो घर में गेस्ट आ गए थे इसलिए देर हो गई, उसने नरमी से वजाहत दी और उनके साथ आकर एक ही सोफे पर बैठ गई थी। अच्छा, और मैं सारा दिन बोर होती रही। अपनी बोरियत दूर करने के लिए मैंने टीवी लगा तो लिया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। उनके लहजे में उदासी थी। आंटी तो आप कोई मशगला क्यों नहीं अपना लेती? उसने उनकी बातों को उदासी उसने उनकी बातों में उदासी को भांप कर सवाल किया था। रुखसार बेगम ने थकन भरा गहरा सांस लिया। इस उम्र में कौन से मशगले करूं? उन्होंने कुछ सोचकर कहा। रुखसार बेगम उम्र के 50 बरस की थी, लेकिन वो अपनी उम्र से चंद साल बड़ी ही लगती थी। उनके गमों ने उनकी जवानी में ही बुढ़ापा दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना रहन सहन बहुत बेहतरीन रखा हुआ था। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन गोरी रंगत पर वो सफ़ेद बाल बहुत अच्छे लगते थे। चेहरा भी ऐसे बेदाग हर वक्त चमकता रहता, लेकिन आंखों में उदासी थी। आंखें बूढ़ी हो गई थीं शायद, या फिर सारी उदासी इन दोनों आंखों ने खुद पर तारी कर ली। आपको किताबें पढ़ने का शौक है? उसने तजस्सुस से पूछा था। एक वक्त था मुझे किताबों का बहुत शौक था, लेकिन अब इस शौक को जंग लग गया है शायद। अब ना आंखों में रोशनी रही और ना ही दिल में चाहत, उन्होंने उदासी से कहा। तो अगर अभी आपको किताब पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगी क्या? उसने मजीद पूछा। ज़रूर, किताबों से कौन उकताता है? किताबें तो इंसान का बेहतरीन साथी होती हैं। इंसान दुनिया की हर चीज़ से थक जाता है, लोगों से, काम से और खुद से भी, मगर किताबों से नहीं। किताबें रूह को संवारती हैं। किताबों का नाम सुनकर उनका चेहरा एकदम खिल उठा। तो फिर अगर आप कहें तो मैं आपको ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करवा देती हूँ जहाँ किताबों के फीडबैक दिए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तफसील से बताओ इस ग्रुप के बारे में, उन्होंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं आपको एलिट क्लास के फीड फीडबैक वाले ग्रुप में ज्वाइन करवा देती हूँ। इसमें हर अपर क्लास खातून होगी और हर वीक एक किताब पढ़कर उसका फीडबैक शेयर करना होता है। बताना होता है कि इस बुक में क्या अच्छी बात है और क्या गलत लिखा गया, किधर और अच्छा लगा, किधर और अच्छा लिखा जा सकता था। राइटर के काम की तारीफ की जाती है अगर उसने अच्छा लिखा हो। इस तरह किताब से रिलेटेड हर बात होती है उधर। और फिर हर 3 महीने या 6 महीने बाद इसी ग्रुप की सारी खवातीन अपने किसी नज़दीकी एरिया में गेट टुगेदर भी रखती हैं और अगर मौका मिले तो इन राइटर से भी मुलाकात कर लेती हैं। इस तरह आपका टाइम भी गुजर जाएगा और आपकी दोस्तें भी बन जाएंगी, उसने तफसील बताई थी। वाह राबेल, मुझे तो ये ग्रुप बहुत अच्छा लगा है, मुझे ज्वाइन करवा दो, उन्होंने अपना मोबाइल राबेल की जाने बढ़ाते कहा। जी आंटी, मैं अभी ज्वाइन करवा देती हूँ, उसने रुखसार का मोबाइल लेकर उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जो ज्वाइन रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। अभी ग्रुप एडमिन ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी और आप ऐड हो जाएंगी। वो भी बात कर ही रही थी कि एडमिन ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। ये लें, हो गई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और वेलकम के मैसेजेस भी आने लगे। वो इन्हें साथ साथ सब दिखाती जा रही थी। इसमें ज़्यादातर इस्लामाबाद की ही खवातीन और क्या पता कि आपके करीबी घर में और क्या पता आपके करीबी घर की हूँ, उसने पूरी तफसील बताते कहा। कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में फिर से किताबों का साथ नसीब होगा। उसकी आंखों में चमक के साथ पुरानी यादों की नमी भी थी। मेरे पास तो कोई नई किताब ही नहीं, चंद लम्हे खामोश होने के बाद उसने उदासी से कहा। तो कोई बात नहीं, मैं कल बाजार से ले आऊँगी, आप मुझे बता दें कैसी किताब पढ़ते हैं।
ادبی، شاعری، موٹیویشنل، روحانی، اسلامی، ناول، تھرلر، سیکرٹ ایجنٹ یا پھر کوئی اور؟ وہ ساری کتابوں کی کیٹیگری بتاتے بولی، مجھے ادبی، شاعری اور 2-3 اچھے اسلامی ناول اور روحانی بکس لا دینا، پھر ان کے پڑھنے کے بعد میں اور اچھی بکس منگوا لوں گی۔ جی ٹھیک ہے، میں کل ہی یہ ساری کتابیں لا دوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے چکروں میں اپنے کام سے رہ جاؤں اور آپ کے صاحبزادے مجھے پھر ڈانٹنے لگیں اور آپ کے آرام نہ کرنے کی وجہ بھی مجھے ہی ٹھہرا دیں۔ اس نے ہنستے کہا تو رخسار بیگم بھی اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ وہ کہہ کر وہاں سے باہر چلی گئی اور رخسار بیگم پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ سرمت کالنگ۔ اسکرین پر نام دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہیلو ممی، آپ ٹھیک ہے نا؟ ویڈیو کال کرتے ہی اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کہ کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ممی، لیکن ہو سکتا ہے مجھے واپس آنے میں کچھ دن اور لگ جائیں، یا پھر ایسا ہو کہ میں 2 دن پہلے ہی آ جاؤں۔ ابھی میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ بس فکر نہ کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہاں رابل ہے میرے پاس، اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جاتا ہے، تم بس اپنا کام اچھے سے ختم کر کے آنا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ صبح کی وہ ادھر ہیں کیا؟ اس نے وضاحت مانگی۔ نہیں، ابھی آئی ہے، اسے گھر میں کوئی کام تھا جس کی وجہ سے صبح نہیں آ پائی تھی۔ اچھا، ویسے میرا لیپ ٹاپ ہمیشہ آن ہی رہے گا، میں سارے گھر کی فوٹیج دیکھتا رہوں گا۔ آپ یہی سمجھیں کہ میں آپ کے پاس ہوں، وہ نے ہدایت دیتے ہوئے پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سرمد، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ممی، مجھے کام ہے، میں شام کو کال کروں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اچھا بیٹے، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر کال بند ہو گئی۔ رمیز نگین کے کمرے میں تھا، دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب رمیز نے بات کا آغاز کیا۔ مما، رابل آپ کو کیسی لگی؟ نگین بیگم نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا، فرصت سے بولی۔ مجھے تو کچھ خاص نہیں لگی، میں تو سمجھی تھی کہ کوئی حور پری ہوگی، لیکن اس کا رنگ… یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بس کر دیں مما، رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنی پیاری ہے؟ آپ نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی ہے؟ اس کی مسکراہٹ میں کتنی معصومیت ہے؟ اور رہی بات اس کے رنگ کی، تو وہی رنگ اس پر جچتا ہے۔ گندمی رنگ ہمیشہ سے پرکشش ہوتا ہے، اور مجھے ویسے بھی سفید لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ جو کچھ دیر پہلے خوشتاب چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور مما، آئندہ رابل کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سنوں، وہ جیسی ہے میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہاری پسند ہے اسی لیے تو دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا، ورنہ تمہارے لیے 101 رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اسے جتاتے انداز میں بولی تھی۔ فار گاڈ سیک مما، بخش دیں مجھے، پتہ ہے کون سے رشتوں کی لائنیں لگی ہیں میرے لیے۔ وہ اب بگولا ہو رہا تھا۔ آپ کے لالچی خاندان والوں کی بیٹیاں، جن کو اس بات سے مطلب ہے مجھ سے شادی ہونے کے بعد ان کی بیٹیاں کتنا راج کریں گی، جن کو صرف بابا کے پیسوں کی بھوک ہے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں رمیز، تمہارے ماموں کی لارب کتنی پیاری ہے، اور وہ تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ میں نے تو اسے ہی تمہارے لیے پسند کیا تھا تو اس کو تھا ہی رکھیں۔ اب میری شادی رابل سے ہوگی، اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ آپ یہ جو رابل کے بارے میں باتیں کرتی ہیں نا، آئندہ ایسی کوئی بات کی تو میں گھر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ رمیز میری بات تو سنو، نگین بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہتی۔ دلاور جیسے ہی اندر آئے، رمیز غصے سے باہر جا رہا تھا اور نگین بیگم کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رمیز غصے سے باہر کیوں گیا ہے؟ دلاور نے فوراً نگین سے سوال کیا۔ رابل کے بارے میں کچھ بول دیا تو منہ پھلا کر چلا گیا، نگین بیگم نے ہچکچاتے کہا۔ دلاور سنجیدہ ہو گئے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے نگین، میرے بیٹے کے معاملات میں مداخلت مت کیا کرو۔ اگر اس نے رابل کو پسند کیا ہے تو تم کون ہوتی ہو اس کو باتیں کرنے والی؟ میرے بیٹے نے غصے سے کچھ الٹا سیدھا کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے بھڑکتے ہوئے بولے۔ وہ گھر سے نکلتے سیدھا سعد کی طرف گیا تھا، دروازہ کھولتے اندر آیا۔ سعد اسے دیکھ کر چونک گیا، رمیز کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا رمیز، تم اتنے غصے میں کیوں؟ وہ دونوں چلتے ہوئے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رمیز کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ بار بار کٹ کر رہا تھا۔ اچھا فون تو اٹھا کس کا ہے؟ غصہ بعد میں کر لینا۔ اس کو بار بار کال کٹ کرتے دیکھ سعد نے کہا۔ اگر میں نے فون اٹھا لیا تو یہ بندہ زندہ نہیں بچے گا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ اس پر ہی نکال دوں۔ یار تو کال اٹھا لے، پھر تسلی سے بتا کیا ہوا ہے۔ سعد نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مٹھیاں بھیجی اور پھر ایک جھٹکے سے فون اٹھایا، کال سنی اور بغیر کچھ کہے فوراً کھڑا ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ سعد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ غصہ نکالنے کا اچھا موقع مل گیا ہے، غصہ نکالنے ہی جا رہا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمیز کم از کم بتا تو دے کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔
वो बाहर निकलते वापस मुड़ा और साथ को देखा। जमीन वाला कोई मसला है वही हल करने जा रहा हूँ, तुम टेंशन न लो, बाबा की कॉल आई तो बोल देना कि तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी घर जाना हुआ तो मैं बता दूंगा तुम्हें, वरना आज रात तुम्हारे घर ही रहूंगा। फिर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे मुड़ते शोक अंदाज में बोला, रख लोगे या फिर मैं एक दोस्त के होते हुए बाहर सड़कों की खाक छानूं? ठीक है, आ जाना। पहले कभी तुम्हें मना किया है जो अब करूंगा? तो फिर तुम मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करना, अगर आकर खाना खाऊंगा जरूर। इतना कहकर वो वहां से निकल गया था। उसकी गाड़ी गर्द उड़ाती हुई सुनसान मैदान में दाखिल हुई। पहरेदारों ने गाड़ी की आवाज सुनकर कुर्सी मैदान में रखी। गार्ड्स ने गाड़ी रुकते ही दरवाजा खोला था। उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा, स्याह चश्मा आंखों पर और चेहरे पर गुस्से की झलक थी। करीब पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर वो खामोशी से टांग पर टांग रखकर बैठ गया था, जैसे पूरे मैदान उसके हुक्म का मुंतजिर। उसके बैठते ही सेक्रेटरी फौरन आगे बढ़ा था। सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने जमीन का मामला रोका हुआ है। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट उस बुजुर्ग पर डाली जिसकी जमीन थी। क्यों बे, अपनी जान प्यारी नहीं तुझे? उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा था जिसके हाथ कपकपा रहे थे। साहब, मैं गरीब मजदूर हूँ। ये ज़मीन मेरे आबाओ अजदाद के वक्त की है। कुछ साल पहले मुझे इस ज़मीन का पता चला कि ये ज़मीन हम भाइयों के नाम है, तो मैंने सारे कानूनी कागजात के ज़रिए ये ज़मीन अपने और भाइयों के दरमियान बांट दी थी। भाइयों का हिस्सा शहर से दूसरी तरफ है और ये मेरा हिस्सा शहर के दरमियान में आ रहा है। मुझसे मेरी ज़मीन मांग रहे कि कोई होटल खोलना है। साहब, मैं मजदूर हूँ, अब अगर अल्लाह ने मेरी सुन ली है तो ये मुझसे मेरी ज़मीन मांगने आ गए हैं। मैं कैसे दे दूँ इन्हें? रमीज़ ने सर्द निगाह बूढ़े आदमी पर डाली और फिर आंखों में वही गुस्सा भरते जवाब दिया, मैंने तुम्हें रुदात सुनाने का नहीं कहा। ज़मीन के कागजात किधर हैं जिस पर लिखा है कि ये ज़मीन तुम्हारी है? दिखाओ मुझे। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई थी। साहब, ये हैं वो कागजात। उसने आंख के इशारे से सेक्रेटरी को फाइल पकड़ने का कहा था। क्या लिखा है इस पर? जी सर, ज़मीन तो इनके नाम है। इस वक्त ज़मीन की मालियत करोड़ों में है। उसने अब दूसरी पार्टी की तरफ रुख किया। वो दो ताकतवर बिजनेसमैन थे। और तुम बताओ, कितना रेट है ज़मीन का? एक ने आगे बढ़कर कहा, सर, जो रेट आप कहेंगे हम देंगे, बल्कि दुगना तीन गुना जितना चाहेंगे हम आपको देंगे। बस ये ज़मीन हमें दे दें। उसने कुर्सी के साथ टेक लगाई, गहरी सांस लेते कहा, ज़मीन तुम दोनों के लिए मसला बना रही है। एक इसे छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे किसी भी कीमत पर लेना चाहता है। तो बताओ कि मैं किसकी सुनूं? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ ताकि मेरे लिए फैसला करने में आसानी हो। बुजुर्ग हाथ जोड़ने लगा था। आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का सहारा है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। साहब, मेरी ज़मीन है, मुझे दे दें। अगर ये कही तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम बताओ क्या करें? वैसे भी इन दोनों की लड़ाई में दिलचस्पी नहीं। उसने अपनी सेक्रेटरी को देकर पूछा। सेक्रेटरी बखूबी जानता था कि वो कोई भी जवाब देगा तो उसने बस एक ही कदम उठाना था और खेल खत्म। सर, जो आपको ठीक लगे कर दें। उसने कुछ लम्हे सोचा, फिर कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बुजुर्ग के करीब आया था। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, उसने नरम लहजे में कहा, लेकिन क्या करूँ? जब पैसों की बात और रुतबे की बात आती है तो रमीज़ औरंगज़ेब सब भूल जाता है। मुझे पैसों से मोहब्बत है, इश्क है, दौलत है, जुनून है मेरा। ये कहकर उसने पिस्टल निकाली, एक लम्हे में फायर की। गोली बुजुर्ग के पेट में जा लगी, दूसरी गोली सीने पर और तीसरी कंधे पर। बुजुर्ग आंखों में शिकवा लिए ज़मीन पर गिरा। उसका वजूद मिट्टी में लथपथ हो गया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। जिंदा छोड़ दूंगा तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही दोगे, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना भी ठीक नहीं। उसने गुस्से से दूसरी पार्टी का रुख किया था। बाकी की गोलियां उसने पार्टी के दूसरे दो लोगों पर चलाई थी। चंद लम्हे बाद खामोशी छा गई, हवा रुक गई थी। दोबारा पीछे मुड़कर उसने दोनों के सीने पर फिर गोलियों की बरसात की। वो दोनों वही दम तोड़ गए थे। ये मैदान मेरी आमद से आबाद होता है। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को मुड़कर देखा। बाकी का काम तुम देख लो। हाँ, इस ज़मीन पर रमीज़ औरंगज़ेब का नाम सुबह सूरज निकलते होना चाहिए, वरना अंजाम तुम लोग जानते हो। ये कहकर उसने चश्मा लगाया, गाड़ी में बैठा। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। इंजन की गरज के साथ मैदान से निकल गया था। इसके जाते ही धूल उड़ती रही। शाम हो चुकी थी। आसमान पर चांद हल्की चांदनी बिखेर रहा था। रुखसार बेगम बाहर ही राबेल के पास बैठी रही। पेंटिंग मुकम्मल करके वो अपनी चीज़ें समेटने लगी जब रुखसार बेगम ने नरमी से कहा, राबेल, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात तुम मेरे पास रुक सकती हो? वो राबेल से बात करते हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा उसे यूं रोकना, मगर उनकी मजबूरी भी थी। उसने रुखसार बेगम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर तन्हाई की एक गहरी लकीर वाज़ेह थी।
اس کے دل میں ان کے لیے نرم سا احساس جاگا، مگر ساتھ ہی بیجان کی تنہائی کا خیال دل میں ابھر آیا تھا۔ آنٹی رکنے کو تو میں رک جاتی، لیکن بیجان گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور پھر میں انہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری بیجان بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، تم چلی جاؤ۔ راویل نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھی تو ان کا دل بوجھل ہوا، لیکن اسے بیجان کی بھی پرواہ تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ چلے میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کے پاس بڑھی، مگر قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو رخسار بیگم خاموش کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ ان کے پاس آئی تھی۔ آنٹی ایک منٹ، یہ میرا بیگ پکڑیں، میں بیجان کو کال کر لوں۔ انہوں نے راویل کا بیگ تھاما تھا اور بیگ پکڑاتے ہی وہ لان کی دوسری جانب چلی گئی تھی۔ فون ملاتے ہی پہلی رنگ میں بیجان نے کال اٹھا لی۔ بیجان ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ بولو راویل۔ بیجان آج آپ سریا اماں کو روک لینا، وہ آپ کے ساتھ راحت رہ لیتی ہیں اور میں آنٹی کے پاس رک جاتی ہوں، وہ اکیلی ہیں اور مجھ سے رکنے کا کہہ رہی ہیں۔ اگر میں نہ رکی تو وہ پریشان رہیں گی، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ دوسری طرف لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ بیجان کی نرم مگر فکرمند آواز آئی تھی، راویل تم رہ لو گی؟ انہیں معلوم تھا کہ راویل کو اپنے گھر کے علاوہ اور کسی کے گھر پر نیند تو دور کی بات سکون ہی نہیں آتا۔ بیجان وہ اکیلی ہیں، اگر انہوں نے اتنے مان سے کہا تو پھر میرا بھی دل کیا ان کا مان نہ توڑوں۔ تم محفوظ ہو نا وہاں؟ کام کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایسے رات رہنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ انہوں نے متفکر ہو کر سوال کیا تھا۔ بیجان میں ادھر محفوظ ہوں، کوئی پریشانی اور خطرے والی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، پکا۔ انہوں نے پوری تسلی کی، پھر پوچھا، جی بیجان اگر نہیں یقین تو پھر میں آپ کو ویڈیو کال کر لوں ہر آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے میرا دھیان اب تک تمہاری طرف ہی تھا، ویسے میرا سارا دھیان تمہاری طرف رہے گا۔ موبائل کو سائلنٹ پر مت رکھنا، میں کبھی بھی کال کر سکتی ہوں، تو پہلی رنگ پر ہی کال اٹھا لینا۔ بیجان کی بات سنتے اس کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی اچھا بیجان، یہ کہہ کر اس نے کال بند کی۔ واپس رخسار بیگم کے پاس آئی تھی، وہ جو اب بھی ایک امید بھری نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آنٹی آپ نے دل سے دعا کی تھی، میں رک جاؤں؟ اس نے مسکراتے انہیں دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ بیجان نے اجازت دے دی ہے کہ میں رک جاؤں آپ کے پاس۔ کیا سچ میں؟ یہ سن کر رخسار بیگم کا چہرہ جیسے چمک اٹھا تھا۔ جی آنٹی، اس نے اپنا بیگ رخسار بیگم سے واپس لیتے کہا، راویل مجھے بہت اچھا لگا کہ تم میرے لیے رکی ہو۔ انہوں نے راویل کو گلے لگا کر خوشی سے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ اف آنٹی، اتنا شکریہ مت ادا کریں، میں نے کون سا کوئی میدان جنگ نہیں جیتا۔ اس بات پر وہ دونوں ہنس پڑی تھیں۔ چلو آج پھر ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھی۔ ڈنر کے بعد دونوں اوپر رخسار بیگم کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ راویل تم میرے پاس ہی سو جانا، مجھے تو اب نیند آنے لگی، پتہ نہیں سرمد کب کال کرے گا، میں تو اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کمرے میں آتے موبائل کو دیکھا اور کہ کہیں سرمد کی کال تو نہیں آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ سو جائیں آنٹی، میں نماز پڑھ کر فوراً سونے آ جاؤں گی۔ پھر اس نے چائے نماز لیا اور کمرے کی ایک طرف بچھا دیا تھا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران رخسار بیگم کا فون بجا تھا، سرمد کی کال تھی۔ انہوں نے کال اٹھا لی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی سرمد، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں سوئی بھی نہیں۔ ممی بیک ٹو بیک 3-4 میٹنگز تھیں میری، مجھے ٹائم نہیں ملا، ابھی فری ہوا تو سب سے پہلے آپ کو کال کی ہے، دیکھیں ابھی میں نے چینج بھی نہیں کیا۔ وہ لیپ ٹاپ سے پیچھے ہٹ کر اپنا آپ دکھاتے بولا تھا۔ سرمد کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، کھانا کھایا تم نے؟ نہیں ابھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بہت تھکا ہوا، مجھے کھانے کی نہیں بلکہ نیند کی ضرورت ہے، اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ کھانا کھا کر سونا، انہوں نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے رخسار بیگم کی آواز مدھم ہونے لگی، آہستہ آہستہ وہ نیند کی گہری آغوش میں چلی گئی۔ موبائل انہوں نے سرہانے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بند کرنا بھول گئی۔ نیند میں ان کا ہاتھ لگنے سے موبائل کا اینگل بدل گیا اور رخ کمرے کے ایک طرف ہو گیا تھا۔ سرمد نے ان کی طرف سے مکمل خاموشی سن کر آواز دی تھی، ممی آپ سو گئی ہیں؟ اس نے 2-3 بار پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ پھر اس کی نگاہ دوبارہ اسکرین پر ٹھہر گئی۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا تھا۔ راویل نماز پڑھنے میں مگن تھی، اس کی پیشانی جے نماز کو چھو رہی تھی، چہرے پر سکون اور روشنی کا عجیب ملاپ تھا۔ اس نے کال بند نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے ہلکی آواز کے ساتھ رخسار بیگم کے پاس آئی اور پھر ان پر پھونک ماری جیسے ہر بار وہ بیجان پر مارتی تھی۔ راویل کو اندازہ نہیں تھا کہ کیمرہ آن ہے۔ سرمد نے بے اختیار ایک سانس روکی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔
ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔